नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा। कास्ट क्लासेस की हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एसएससी एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार हरियाणा जीके की क्लास आपके सामने लेकर आया हूं। आज इस क्लास में, आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में हम सिरसा भाग 2 के बारे में जानेंगे। सिरसा भाग 2, सिरसा पार्ट जो 2 है, सिरसा पार्ट 2 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, सिरसा पार्ट हमने पढ़ा है आज तक। दोस्तों, आपने सिरसा पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक, तो सिरसा पार्ट 1 देखिएगा और उसके बाद में सिरसा पार्ट 2 देखिएगा। ये अपने पास में सीईटी स्पेशल हरियाणा जीके, सीईटी हरियाणा जीके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर, बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्यारे साथियों, आज का हम यदि पार्ट 2 के अंदर जिक्र करें तो लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में नरेगा के बारे में पढ़ा था, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी एक्ट है। सिरसा और हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ में सबसे पहले नरेगा की शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है दादी सती का मंदिर। दादी सती के मंदिर का जिक्र किया जाए तो दोस्तों दादी सती का मंदिर, ये जो दादी सती का मंदिर है, ये दोस्तों अपने पास में सिरसा के अंदर पड़ता है। दादी सती का मंदिर जो कहां पर पड़ता है, तो सिरसा के अंदर पड़ता है। और ऐसा बताया जाता है कि यहां पर चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेला भी लगता है। दादी सती का मंदिर जो सिरसा में है, चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेला भी लगता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों गणगौर का मेला। गणगौर का मेला लगता है दोस्तों सिरसा में। अपने पास में नाम आता है सरसाई नाथ का मेला। सरसाई नाथ का मेला लगता है सिरसा में। सरसाई नाथ का मेला लगता है सिरसा में। बाबा भूमन साहा का मेला लगता है दोस्तों। बाबा भूमन साहा का मेला लगता है। बाबा भूमन साहा का मेला लगता है। गणगौर का मेला, सरसाईनाथ का मेला, बाबा भूमन साहा का मेला लगता है सिरसा के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अपने पास में राधा स्वामी का मेला लगता है। राधा स्वामी का मेला लगता है दोस्तों अपने पास में सिरसा के अंदर। और प्यारे साथियों, रामदेव का मेला लगता है सिरसा के अंदर, रामदेव का मेला। और उसके बाद में मुस्लिम फकीरों का मेला भी लगता है। मुस्लिम फकीरों का मेला भी लगता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपने पास में ये 6 मेले जो सिरसा के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेले हैं, जिसमें अपने पास में गणगौर का मेला, सरसाईनाथ का मेला, भूमन साहा का मेला और राधा स्वामी का मेला। राधा स्वामी सत्संग व्यास का जिक्र करें तो राधा स्वामी सत्संग व्यास दिनोद गांव में है, दिनोद गांव भिवानी में है। और दोस्तों रामदेव का मेला ये बाबा रामदेव से रिलेटेड नहीं है। ये रामदेव का मेला कभी आप बाबा रामदेव से रिलेटेड समझो, गलत हो जाएगा बेटा। बाबा रामदेव से रिलेटेड ये मेला नहीं है। ये मेला एक रामदेव स्थानीय महाराज हैं, उनसे रिलेटेड ये मेला है, स्थानीय देवता है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारे का यदि जिक्र किया जाए कि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, तो दोस्तों चिल्ला साहिब गुरुद्वारा दोस्तों सिरसा के अंदर है। सिरसा के अंदर हरियाणा में प्यारे साथियों आपसे पूछे कि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, तो आप बता देना चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा के अंदर है। लेकिन दोस्तों चिल्ली झील का जिक्र करें, ये तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है। इसी के साथ में यदि कोई पूछे आपसे चिल्ली झील कहाँ है, तो दोस्तों चिल्ली झील फतेहाबाद में है। और प्यारे साथियों चिल्ला साहिब गुरुद्वारे का जिक्र किया जाए तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है, ये सिरसा में है। और यहीं पर सिरसा में अपने पास में चोरमार साहिदा गुरुद्वारा भी पड़ता है। चोरमार साहिदा गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा और चोरमार साहिदा गुरुद्वारा, ये दोनों फेमस गुरुद्वारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में दोस्तों यहीं पर अपने पास में सिरसा में एक झील पड़ती है जिसका नाम है ओट्टू झील सिरसा के अंदर। यहीं पर दोस्तों सिरसा में अपने पास में दगराना बांध पड़ता है, दगराना बांध सिरसा के अंदर। और यहीं पर दोस्तों अपने पास में सिरसा में एक बांध पड़ता है जिसका नाम वीराज बांध है। ओट्टू झील पूछे, दगराना बांध पूछे, वीराज बांध पूछे, दोस्तों ये सारे बांध या सारे टीले वगैरह स्थित है, ये सिरसा के अंदर स्थित है, सिरसा के अंदर स्थित है। और ये तीनों ही बांध वगैरह, झील वगैरह कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों, तो आप बता देना दोस्तों घग्गर नदी के ऊपर है। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है सुरखाब पर्यटन स्थल।
सुरखाब पर्यटन स्थल, सुरखाब पर्यटन स्थल का जिक्र किया जाए तो दोस्तों सिरसा में। सुरखाब पर्यटन स्थल कहाँ है? सिरसा में। और दोस्तों सीकरा पर्यटन स्थल, सीकरा पर्यटन स्थल का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, सीकरा पर्यटन स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे सिरसा में। प्यारे दोस्तों ओटू झील पूछे, आप बता देना ओटू झील, दगराना बांध और वीराज बांध कहाँ है? ओटू झील, दगराना बांध और वीराज बांध कहाँ है? तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर है। ओटू झील, दगराना बांध, वीराज बांध सिरसा में कौन सी नदी के ऊपर है? तो घग्गर नदी के ऊपर। प्यारे साथियों सुरखाब पर्यटन स्थल, सुरखाब जो पर्यटन स्थल है वो घग्गर नदी के ऊपर, सॉरी सुरखाब पर्यटन स्थल सिरसा में है और सीकरा पर्यटन स्थल भी सिरसा में है। आशा करता हूं कि यहां तक सभी बच्चों को सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। दादी सती का मंदिर पूछे तो सिरसा के अंदर है। गणगौर का मेला, सरसाईनाथ का मेला, भूमन शाह का मेला, राधा स्वामी का मेला, रामदेव का मेला, मुस्लिम फकीरों का मेला सिरसा में लगता है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा दोस्तों सिरसा में है। चोरमार साहिदा गुरुद्वारा दोस्तों सिरसा में है। ओट्टू झील सिरसा में, दगराना बांध सिरसा में, वीराज बांध सिरसा में। और ये कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? घग्गर नदी के ऊपर। सुरखाब पर्यटन स्थल कहाँ है? सिरसा में। और प्यारे साथियों सीकरा पर्यटन स्थल का जिक्र किया जाए तो सीकरा पर्यटन स्थल भी कहाँ है? सिरसा में। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करते चलिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंटों का अध्ययन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट का यदि जिक्र करें ना प्यारे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम पढ़ें तो दोस्तों अपने पास में नाम आता है पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख। पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख। पशुपति जो संप्रदाय है, इस पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख, पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख, संबंधित जो अभिलेख है ना दोस्तों, पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख ये कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों आप बता देना पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख सिरसा से मिले। आपसे क्वेश्चन पूछे कि पशुपति संप्रदाय से रिलेटेड अभिलेख हरियाणा में कहाँ से मिले हैं तो आप बताएंगे सिरसा से पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख मिले हैं। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा में सबसे ज़्यादा आड़ू का उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा में। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन सिरसा में, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन सिरसा में, और सबसे ज़्यादा दोस्तों खट्टे फलों का उत्पादन सिरसा में। और प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा फल व सब्जियों का उत्पादन, फल व सब्जियों का उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा में। लेकिन दोस्तों इसी के साथ में मैं बात करूँ एनसीआर की तो हरियाणा के एनसीआर में सबसे ज़्यादा फल व सब्जियां कहाँ होती है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। ध्यान रखना पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिले हैं तो आप बताएंगे सिरसा से। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आड़ू सिरसा में, सबसे ज़्यादा गेहूं सिरसा में, सबसे ज़्यादा कपास सिरसा में, सबसे ज़्यादा दोस्तों खट्टे फल भी कहाँ होते हैं तो आप बता देना सिरसा के अंदर होते हैं। जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय जो कपास अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, इस केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा में दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो कपास अनुसंधान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है ना दोस्तों, हरियाणा के अंदर कपास अनुसंधान केंद्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों, क्षेत्रीय जो कार्यालय है, ध्यान रखना हरियाणा में कपास अनुसंधान केंद्र का जो दोस्तों क्षेत्रीय कार्यालय ना वो कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे कपास अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय सिरसा के अंदर स्थित है। क्लियर है? यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में एक वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है सिरसा में जिसका नाम है अबूशहर। अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये जो अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है तो हरियाणा का दोस्तों सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर है, सिरसा के अंदर। लेकिन दोस्तों हरियाणा के अंदर सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है।
हरियाणा के अंदर सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कुरुक्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, जो शीतकालीन पक्षियों के लिए फेमस है। लेकिन सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो दोस्तों सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अपना कौन सा है? अबूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और कहाँ है दोस्तों? तो आप बताएंगे सिरसा में। और कहाँ है? तो आप बता देना सिरसा में। और इसी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर दोस्तों एक काला तितर पर्यटन स्थल भी स्थित है। काला तितर पर्यटन स्थल, काला तितर पर्यटन स्थल का जिक्र किया जाए ना तो काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है? तो आप बता देना सिरसा में। काला तितर पर्यटन स्थल जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? सिरसा के अंदर पड़ता है। क्लियर है? यहां तक बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। दोस्तों हरियाणा के अंदर हंटर जीप का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे सिरसा में होता है। सिरसा में। हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला, हरियाणा शौच, अरे नहीं, हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जिला, हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा है? सिरसा। हंटर जीव का उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा में। और हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जिला भी कौन सा बना है? तो दोस्तों सिरसा। इसी सिरसा में दोस्तों बाबा तारानाथ जी की कुटिया है। सिरसा का यदि जिक्र करें ना सिरसा का, तो इसी सिरसा में प्यारे साथियों बाबा तारानाथ जी की कुटिया है। तारानाथ, बाबा तारानाथ जी की कुटिया। और बाबा तारानाथ जी की कुटिया का जिक्र करें तो बाबा जो तारानाथ जी की कुटिया है ये कहाँ है? तो आप बता देना सिरसा में है। दोस्तों ये किसने, बाबा तारानाथ जी की कुटिया ये कांडा ब्रदर्स ने बनवाई थी। किस लिए फेमस है? क्योंकि इसके अंदर 71 फीट ऊंचा शिवालय स्थित है। इसके अंदर 71 फीट ऊंचा शिवालय स्थित है। और इसमें दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। 12 ज्योतिर्लिंग बाबा तारानाथ जी की कुटिया सिरसा में है। इसके अंदर 71 फीट ऊंचा शिवालय है और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। दोस्तों रामदेव तीर्थ, रामदेव तीर्थ कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना रामदेव तीर्थ भी सिरसा के अंदर पड़ता है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई जरूर करूंगा। यहां तक शायद किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख, फिर क्या क्या सबसे ज्यादा मिलता है, अबूसैर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, काला तितर इसके अंदर स्थित है, हंटर जीप, बाबा तारानाथ जी कुटिया, रामदेव तीर्थ ये कहाँ है? तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इनके बारे में अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। एक भी पॉइंट मैं आपका ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो सिरसा से बाहर का होगा, जो आपके एग्जाम में आए और आपने नहीं पढ़ा हो। दोस्तों हरियाणा के अंदर यदि गौ की बात की जाए या गोवंश की बात की जाए, हरियाणा में गायों की बात की जाए तो दोस्तों हरियाणा में जो सर्वाधिक गाय है ना, हरियाणा में सर्वाधिक यदि गायों का जिक्र किया जाए तो अपने हरियाणा में सर्वाधिक गाय कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना सबसे ज़्यादा गाय सिरसा में है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा गाय सिरसा में है तो दोस्तों हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला भी कहाँ है? तो आप बता देना सबसे ज़्यादा गौशाला भी सिरसा में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय, सबसे ज़्यादा गौशाला सिरसा में है। लेकिन हरियाणा में सबसे कम गाय कहाँ है? तो पंचकुला में। सबसे कम गौशाला कहाँ है? रेवाड़ी में। और विश्व की पहली गौशाला भी कहाँ खोली गई थी? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। तो हरियाणा में सर्वाधिक गोवंश का जिक्र किया जाए, हरियाणा में सर्वाधिक गायों का जिक्र किया जाए तो सर्वाधिक गाय कहाँ है? तो दोस्तों सिरसा में। सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ है? तो आप बताएंगे सिरसा में है। सिरसा में। सिरसा में सर्वाधिक गाय है तो दोस्तों सर्वाधिक साहिवाल नस्ल की जो गाय है ना, सर्वाधिक साहिवाल नस्ल की गाय वो कहाँ मिलती है? तो आप बता देना सिरसा में। और साहिवाल नस्ल की जो गाय का रंग होता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। और दोस्तों हरियाणा के किस जिले में लाल रंग वाली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? दोस्तों हरियाणा के किस जिले में लाल रंग वाली मिट्टी सर्वाधिक रूप में मिलती है? तो आप बताएंगे दोस्तों सिरसा में मिलती है। सिरसा में। हरियाणा में सर्वाधिक लाल रंग वाली मिट्टी सिरसा में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों अपने पास में शाह सतनाम स्टेडियम। शाह सतनाम स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो आप बता देना सिरसा में। दोस्तों सरदार भगत सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो आप बताएंगे
सिरसा में है, सिरसा में। और बाबा साहा सतनाम का डेरा भी कहाँ है दोस्तों, तो आप बता देना सिरसा में। और इस डेरे की स्थापना कब की गई थी, 1948 में इस डेरा की स्थापना की गई थी। जो बेगू रोड सिरसा है, जो बेगू रोड सिरसा है ना, उसके ऊपर ये डेरा बनाया गया है। लेकिन दोस्तों बेगू का जिक्र आया है तो ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी की खुदाई का अंतिम स्थान, सरस्वती नदी की खुदाई का अंतिम स्थान। दोस्तों सरस्वती नदी की खुदाई का पहला स्थान पूछे ना, पहला, तो सरस्वती नदी की खुदाई का पहला स्थान मुगलावली है, मुगलावली जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है। और सरस्वती नदी की खुदाई का अंतिम स्थान पूछे तो बेगू सिरसा, बेगू रोड सिरसा में बाबा साहा सतनाम का डेरा है जो 1948 में बना था। साहा सतनाम स्टेडियम और सरदार भगत सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो आप बताएंगे दोस्तों सिरसा में। एक्चुअल में दोस्तों सिरसा का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, सिरसा का दो दक्षिणी हिस्सा है, उस सिरसा के दक्षिणी हिस्से में अनकाई दलदल मिलता है। सिरसा के दक्षिणी हिस्से में दोस्तों अनकाई दलदल मिलता है। सिरसा का जो दक्षिणी हिस्सा है ना दोस्तों, सिरसा का जो दक्षिणी हिस्सा है, सिरसा के दक्षिणी हिस्से में अनकाई दलदल मिलता है। और ये जो अनकाई दलदल वाली जमीन है इसकी ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है। दोस्तों हरियाणा में सबसे कम ऊंचाई वाली जमीन, हरियाणा में सबसे कम ऊंचाई वाली जमीन कौन से जिले में मिलती है, तो सिरसा में मिलती है। और सिरसा के कौन से हिस्से में मिलती है, दक्षिणी हिस्से में। और उस जमीन को दोस्तों अपन किस नाम से जानते हैं, तो अनकाई दलदल के नाम से जानते हैं, अनकाई दलदल के नाम से। उसके बाद में प्यारे साथियों अपने पास में नाम आता है सिरसा एयरफोर्स स्टेशन। ये सिरसा एयरफोर्स स्टेशन कब बना था, तो 2001 में अपने पास में दोस्तों सिरसा एयरफोर्स स्टेशन बना था। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई भी करूँगा। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर रखिएगा। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव का जिक्र करें, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव का जिक्र किया जाए तो दोस्तों हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावली है। और ये नीलावली गांव कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे दोस्तों, तो सिरसा के अंदर पड़ता है। बाबा भूमन शाह का मेला लगता है तो बाबा भूमन शाह का डेरा भी कहाँ है, तो आप बता देना दोस्तों, सिरसा के अंदर ही बाबा भूमन शाह का डेरा पड़ता है। जल्दी से इन पॉइंटों को नोट करें क्योंकि हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेना इसी के साथ में, जो नामधारी समुदाय है ना, नामधारी समुदाय, उसका संबंध भी कहाँ से रहा है, सिरसा से। नामधारी समुदाय का संबंध भी सिरसा से रहा है। अब मैं इस चीज़ को साफ कर रहा हूँ। अब हम दोस्तों सिरसा जिले के जो प्रमुख व्यक्ति है ना, मेजर इंपॉर्टेंट जो पर्सन हैं, सिरसा जिले के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका जिक्र हम करेंगे। सिरसा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करना। तो प्यारे साथियों सिरसा के अंदर सबसे पहले अपने पास में नाम आएगा चौधरी देवीलाल का। इस महान शख्सियत से तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है। चौधरी देवीलाल जिसका जन्म दोस्तों 25 सितंबर 1914 के अंदर हुआ था और जिसकी डेथ कब होती है, जो मरता कब है, तो आप बताएंगे दोस्तों 6 अप्रैल 2001 में चौधरी देवीलाल की डेथ होती है, 6 अप्रैल 2001 में। और चौधरी देवीलाल जिसका समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो चौधरी देवीलाल का जो समाधि स्थल है दोस्तों वो किस नाम से जाना जाता है, तो संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को याद रखें। चौधरी देवीलाल दोस्तों, चौधरी देवीलाल जिसका जन्म होता है 25 सितंबर 1914 में, जिसकी मृत्यु होती है 6 अप्रैल 2001 में, और इनका समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आप बताएंगे चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है, संघर्ष घाट के नाम से। प्यारे साथियों जननायक, 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 किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा, जननायक, किसानों का मसीहा, राजनीति में ताऊ, राजनीति में ताऊ, और किंग मेकर के नाम से दोस्तों, किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे चौधरी देवीलाल को। जननायक, किसानों का मसीहा और राजनीति में ताऊ अथवा किंग मेकर के नाम से। किंग मेकर कह दें हम, ताऊ कह दें, या किसानों का मसीहा कह दें, या जननायक कह दें, ये किस नाम किसको जाना जाता है, चौधरी देवीलाल को।
चौधरी देवीलाल के कारनामे भाई बड़े थे, और बड़े थे तो इन्होंने सभी के फिल्टर चौक कर रखे थे उस समय जब हरियाणा के अंदर की बातें हैं। चौधरी देवीलाल दोस्तों 1942 में एक आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत लगभग 8 अगस्त के आसपास इसकी शुरुआत होती है, जिसमें करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जिसमें करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन प्यारे साथियों, बाद में इस महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद में जो भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला जो मुख्य व्यक्ति था वो अरुणा असफ अली था। अरुणा असफ अली, जिसका संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे पंचकुला से। और अरुणा असफ अली को दोस्तों भारत रत्न से कब नवाजा गया था? अरुणा असफ अली को भारत रत्न से 1997 में नवाजा गया था। तो प्यारे साथियों, 1942 में अपने पास में एक आंदोलन होता है जिसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसकी शुरुआत अगस्त में होती है। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद था, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो हुआ करता था, लॉर्ड लिनलिथगो। लेकिन दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी दी थी? तो उसमें नाम आता है चौधरी देवीलाल का। और वो व्यक्ति, या क्वेश्चन ये बनेगा कि वो व्यक्ति जो पहले स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेता था, वो व्यक्ति जो पहले स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेता था और बाद में वही व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बना था, तो उसमें नाम आता है चौधरी देवीलाल का, नाम आता है चौधरी देवीलाल का। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1952 का। ये चौधरी देवीलाल 1952 में पहली बार पंजाब विधानसभा में, पहली बार दोस्तों पंजाब विधानसभा में विधायक चुने गए थे। दोस्तों पहली बार चौधरी देवीलाल पंजाब विधानसभा में विधायक चुने गए थे। और पहली बार दोस्तों पंजाब विधानसभा में विधायक चौधरी देवीलाल कब चुने गए थे? तो आप बता देना 1952 में। 1952 में चौधरी देवीलाल पंजाब विधानसभा में पहली बार विधायक चुने गए थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों 1962 का क्वेश्चन आता है। इस चौधरी देवीलाल ने हरियाणा लोक समिति का गठन किया था। चौधरी देवीलाल ने दोस्तों हरियाणा लोक समिति का गठन कब किया था? तो आप बताएंगे 1962 में। चौधरी देवीलाल दोस्तों हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री बना था 1977 में, और 1977 में लगभग रिकॉर्ड इसने 85 सीटें जीती थी। 85 सीटें आज तक किसी ने ना जीती है, ना किसी का माँ का लाल कोई जीत सकता है। घटना 1977 की है, जब 1977 में हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें, घटना 1977 की है जब हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें दोस्तों 81 से बढ़ाकर 90 की जाती है। और जब दोस्तों 81 से बढ़ाकर सीटें 90 की जाती है, तो उसी समय दोस्तों हरियाणा के अंदर चुनाव होता है, और उन चुनाव में चौधरी देवीलाल ने रिकॉर्ड 85 सीटें जीती थी। 5 सीटें जो जीती थी वो रेवाड़ी के राव वीरेंद्र सिंह ने जीती थी। इंदिरा गांधी का हरियाणा में फिल्टर चौक हो गया था, ध्यान रखना, हरियाणा से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। 5 सीटें रेवाड़ी के राव वीरेंद्र ने जीती थी। इंदिरा गांधी को यह पता लगने लग गया था कि यदि हरियाणा के अंदर तेरी कोई इज्जत बचा सकता है तो रेवाड़ी का राव वीरेंद्र है। वो इंदिरा गांधी रेवाड़ी के रामपुरा हाउस में राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री से मिलने आई थी। बाद में राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का विलय कांग्रेस में करवा देती है, वो खत्म हो जाती है पार्टी। लेकिन 1977 में दोस्तों 1977 में 85 सीटें जीती थी। किसने जीती थी 85 सीटें? तो आप बता देना, चौधरी देवीलाल ने 85 सीटें जीती थी 1977 में। लेकिन 1977 से पहले दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट पता होगा कि 1977 से पहले हरियाणा के अंदर भारत में इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी ने जानबूझ के लगवाया था, वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय चौधरी देवीलाल और मोरारजी देसाई, चौधरी देवीलाल और मोरारजी देसाई जो बड़े नेता थे, चौधरी देवीलाल और मोरारजी देसाई को कहाँ नज़रबंद किया गया था? तो दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों को सोहना गुरुग्राम के अंदर नज़रबंद किया गया था, सोहना गुरुग्राम के अंदर। ठीक है ना, यहाँ तक आपको सारे पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर होंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चौधरी देवीलाल दोस्तों हरियाणा का सेकंड बार जो सीएम है वो कब बना था? तो आप बता देना 1987 में बना था।
ये चौधरी देवीलाल दोस्तों हरियाणा देश का छठा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा था, मतलब डिप्टी प्रधानमंत्री भी रहा था, और 1989 से लेकर 1991 तक ये 2 साल तक देश का छठा उप प्रधानमंत्री रहा था। दोस्तों ये चौधरी देवीलाल जिसने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल लोकदल। लोकदल पहले तो इसका नाम सिर्फ लोकदल हुआ करता था, लेकिन दोस्तों 1998 में इसके नाम के आगे क्या लगा दिया, इंडियन नेशनल लोकदल लगा दिया था। आज ये इंडियन नेशनल 2 लोकदल है, 2 हिस्सों में बट गई, इससे एक अलग पार्टी हुई है जिसका नाम जेजेपी। उसके बाद में दोस्तों चौधरी देवीलाल की डेथ होती है 2001 में, और इनके नाम से 2003 में दोस्तों सिरसा के अंदर एक विश्वविद्यालय बनाया जाता है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है, जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का जिक्र करें, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का जिक्र करें, तो दोस्तों चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2003 में बना था, और कहाँ बना था, सिरसा के अंदर बना था। यहां तक मेरे हिसाब से सभी बच्चों को सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे चौधरी देवीलाल से रिलेटेड। यदि आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है, किसी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट कीजिए, क्लियर है साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, चीज़ों को साफ करता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट का अध्ययन करते हुए चल रहे हैं, बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। चौधरी देवीलाल का एक प्रमुख नारा था दोस्तों जिसमें नाम आता है लोकलाज। लोकराज, लोकराज, लोकलाज से चलता है। लोकराज है ना, ये लोकलाज से चलता है, लोकलाज से चलता है। ये किसने कहा था दोस्तों, तो चौधरी देवीलाल ने कहा था। यदि जनता के ऊपर आपने, लोकराज मतलब जनता के ऊपर यदि आपने शासन करना है तो दोस्तों उस जनता की इज्जत करनी पड़ेगी, लाज रखनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में इसी के क्रांतिकारी बेटे का नाम आता है जिसका नाम ओम प्रकाश चौटाला है। ये ओम प्रकाश चौटाला जिसका जन्म कब होता है, 1 जनवरी 1935 में दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला का जन्म होता है 1 जनवरी 1935 में। हरियाणा में दोस्तों सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री बना है ना, हरियाणा में आज तक सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री बना है, 5 बार मुख्यमंत्री बना है, उसका नाम ओम प्रकाश चौटाला है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बना ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार बना है, तो 5 बार बना है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हरियाणा के अंदर सबसे कम समय तक, हरियाणा में सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री रहा ना दोस्तों, वो भी ओपी चौटाला रहा, और 5 दिन रहा था। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बना ओम प्रकाश चौटाला 5 बार। हरियाणा में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहा ओम प्रकाश चौटाला 5 दिन तक, ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है सरदारा सिंह। सरदारा सिंह, ये सरदारा सिंह कौन से खेल से रिलेटेड है दोस्तों, तो आप बता देना, हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है सविता पुनिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सविता पुनिया को मेरे हरियाणा का जच्चा बच्चा सब जानता है। सविता पुनिया का जिक्र करें तो ये सविता पुनिया गोलकीपर हैं, गोलकीपर, ध्यान रखिएगा। भारतीय महिलाओं की जो हॉकी टीम है वर्तमान में, उस भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान में गोलकीपर कौन है, सविता पुनिया। और सिरसा में दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी सिरसा ही है, सॉरी सविता पुनिया ही है। सिरसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है उसका नाम सविता पुनिया है। सविता पुनिया जो हॉकी खेलती, सरदारा सिंह जिसका संबंध हॉकी से। और हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी कहाँ से निकले हैं, शाहबाद से। शाहबाद कहाँ है दोस्तों, तो कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है चांदबाई। चांदबाई, और चांदबाई जो कहाँ से हैं, तो दोस्तों आप बता देना, सिरसा से। हरियाणा की पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला दोस्तों, बहुत बढ़िया, हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही है। हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही। अरे आपसे यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों, चांदबाई, चांदबाई जिसका संबंध कहाँ से है, सिरसा से, और यदि चांदबाई का जिक्र करे तो क्वेश्चन ये बनेगा कि हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही। हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही का जिक्र करे चांदबाई। हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही पूछे ना, हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही कौन था, तो आप बता देना, लाला मुरलीधर। हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही था लाला मुरलीधर, जिसका संबंध कहां से रहा है दोस्तों, तो आप बता देना, लाला मुरलीधर जिसका संबंध सिरसा, सॉरी पलवल से रहा है। वो जेल सत्याग्रही था, लेकिन पहली महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई, सिरसा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है बलदेव लुदेसर।
बलदेव लुदेसर है और ये बलदेव लुदेसर जो स्वतंत्रता सेनानी है, बलदेव लुदेसर स्वतंत्रता सेनानी है और कहाँ से हैं दोस्तों, सिरसा से है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है जादूगर सम्राट शंकर। ये जो जादूगर सम्राट शंकर है इनका संबंध भी सिरसा से है और सिरसा में कहाँ से है, तो दोस्तों आप बताएंगे एलनाबाद से है, एलनाबाद से। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है रुपिंदर हांडा। रुपिंदर हांडा जो गायन से संबंधित है, सिंगिंग से संबंधित है, अभिनय से संबंधित है, बॉलीवुड से संबंधित है, वो कहाँ से हैं तो आप बता देना दोस्तों, सिरसा से। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है अश्वनी चौधरी। अश्वनी चौधरी जो निर्माता और निर्देशक है, निर्माता और निर्देशक है, और अश्वनी चौधरी निर्माता निर्देशक कहाँ से है, सिरसा से। और उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है सुनील ग्रोवर। इससे तो प्रत्येक भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है, सुनील ग्रोवर। ये दो जो कपिल शर्मा शो आता था ना, कपिल शर्मा शो, उसमें डॉक्टर मसूर गुलाटी का जो किरदार निभाता था वो सुनील ग्रोवर ही था। तो प्यारे साथियों, सिरसा के अंदर यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि इतनी बेहतरीन जानकारी आपको फ्री फोकट में कोई नहीं देगा। आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं दोस्तों। बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद। भारत माता की जय।